ओके, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज सेकंड लेक्चर है लास्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का, GS1 वर्ल्ड हिस्ट्री का। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इसराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट, उसमें आई होप, ऑल राइट, आई होप आप लोगों में से किसी को भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते थे। आई थिंक समबडी वाज सेइंग कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था उनके लिए। सो जिसके लिए भी कंफ्यूजिंग हो गया है, प्लीज 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 आप पूछ सकते हैं कि वट एवर योर डाउट्स आर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सुएज क्राइसिस से। तो सुएज क्राइसिस हुआ क्या था? तो सबसे पहले सुएज कैनाल। ओके, सरप्राइज। ओके, सुएज कैनाल के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले क्या होता था दैट इन जनरल जब इंडिया का रास्ता था वो कहाँ से होके गुजरता था? तो सपोज इफ यू आर इन ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन का मैप है। ओके, सो अगर आप ब्रिटेन में हैं या कॉन्टिनेंटल यूरोप में हैं और अगर आपको इंडिया जाना होता था, तो कोई बता सकता है आप में से इंडिया कहाँ से जाते थे? देयर वॉज अ पॉइंट कॉल्ड केप ऑफ गुड होप। ओके, केप ऑफ गुड होप से जाते थे, बेसिकली पूरा ट्रेवर्स करके साउथ अफ्रीकन कोस्ट से। केप टाउन नाम सुना है आपने? केप टाउन, देयर इज अ सिटी कॉल्ड केप टाउन। तो वो केप टाउन के पास ही है केप ऑफ गुड होप। और वहीं से जाते थे पूरा ये अफ्रीका को ट्रेवर्स करते हुए नीचे से। पूरी शिप्स को समय लगता था एंड दे यूज्ड टू गो। देन व्हेन द ब्रिटिशर्स, ओके, दे स्टार्टेड हैविंग कॉलोनीज। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया आपका, मलेशियन पेनिनसुला हो गया, वहां पर जाने के लिए, ओके, दे ऑल्सो हैड इंटरेस्ट इन चाइना एज वेल। तो वहां जाने के लिए दे थॉट कि वी नीड समथिंग, ओके, जिससे हम जल्दी पहुंच सके वहां पर। तो वहां से उनको लगा कि यार सुएज कैनाल हम बना सकते हैं। ओके, वी कैन मेक दिस एरिया। और वो सुएज कैनाल हम बना सकते हैं। तो सुएज कैनाल में बेसिकली क्या हुआ था कि सुएज कैनाल एक पार्टनरशिप में बना था, जिसमें जो लोकल इजिप्ट का चीफ था, ओके, इजिप्ट के जो चीफ होते थे, या जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से जो इजिप्ट का रूलर था उस समय, ओके, एंड बेसिकली ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोमन्स। सो उनके साथ और ब्रिटिश कॉर्पोरेशन एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज दे केम टुगेदर। कुछ ब्रिटिश कॉर्पोरेशन साथ आई, कुछ इजिप्शियन कॉर्पोरेशन साथ आई, एंड दे मेड दिस सुएज कैनाल। 1869 की बात है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? कैन एनीवन टेल मी हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? अगर किसी को पता है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जब ये सुएज कैनाल का प्लान प्रपोज हुआ था, हिज नेम वाज बेंजामिन डिजराइली। ओके, सो बेंजामिन डिजराइली जो है, ही वाज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर, और उसी का एक ब्रेन चाइल्ड हम कह सकते हैं दैट दिस सुएज कैनाल वाज। ओके, सो उसके बाद सुएज कैनाल को डायनामाइट्स वगैरह यूज करके दे मेड, आई थिंक डायनामाइट उस समय था क्या? वाज डायनामाइट प्रेजेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल? दैट समथिंग, बिकॉज किसने बनाया था? किसने बनाया था? हु वाज द पर्सन? ओके, यस, यस, इट वाज देयर। तो 1859 में स्टार्ट हुआ था और 1869 में फाइनली इट वाज कंप्लीटेड। ओके, एंड इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस पर्सन कॉल्ड बेंजामिन डिजराइली। सो ये बनाया क्यों गया था? व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस? आपको मैंने पहले ही बता दिया, केप ऑफ गुड होप से शिप्स जाती थी और उसके तरफ इसलिए बहुत एक बड़ा, ओके, बहुत एक बड़ा रास्ता ट्रेवर्स करना पड़ता था। ओके, सो इसको खत्म करने के लिए, ओके, उसको खत्म करने के लिए इजिप्शियन गवर्नमेंट के साथ साथ यूरोपियन कॉरपोरेशंस, ओके, यूरोपियन कॉरपोरेशन जिसमें ब्रिटिश कॉरपोरेशंस भी थी और फ्रेंच कॉरपोरेशंस भी थी, ओके, ये इनको ऑपरेट करती थी। अब यहां पर क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ, उसके बाद जो इजिप्ट है दैट केम अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद याद है हमने लास्ट क्लास में बात किया था, वी टॉक्ड अबाउट द साइक्स पीको अग्रीमेंट एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोमन कोलैप्स्ड। ठीक है, तो साइक्स पीको अग्रीमेंट तो वाज बेसिकली फॉर द अरेबियन पेनिनसुला, ओके, कंट्रीज ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, लेबनान, सीरिया, सऊदी, इराक, ईरान, नॉट ईरान, इराक, ओके, ऑल दीज कंट्रीज। लेकिन ये जो है ये भी इजिप्ट केम अंडर द ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, और सुएज कैनाल है, इट कंटिन्यूड टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो यहां से कमर्शियल इंटरेस्ट, कमर्शियल व्हीकल्स और जो मिलिट्री शिप्स थे, इट यूज टू गो, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वगैरह जाती थी। तो एक सही रहता था और ब्रिटिश इंटरेस्ट सर्व होता था। अब वर्ल्ड वॉर 2 पे आ जाते हैं। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया, बिकॉज ऑलमोस्ट
the British were beaten by the Nazis. और बिकॉज ऑफ अमेरिकन सपोर्ट उनको दे वेर एबल टू फाइट बैक. लेकिन इसका एक बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, दैट द ब्रिटिशर्स हैड टू डू डीकोलोनाइजेशन और दे लॉस्ट देयर क्राउन जूल्स. क्राउन जूल्स कौन कौन सी थी ब्रिटेन की? इट्स कॉलोनीज. और सबसे बड़ा क्राउन जूल कौन था? इंडिया. ओके, इंडिया वाज द बिगेस्ट क्राउन जूल. तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, फ्रेंच इन्फ्लुएंस एज वेल, इट स्टार्टेड गोइंग कंबस्ट. प्रॉब्लम क्या थी कि जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, दैट वाज बेस्ड अपॉन द कॉलोनीज, द वेल्थ दैट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कॉलोनीज. बिकॉज जो आइलैंड्स थे और जो कंट्री थी, फ्रांस वगैरह, ये सब सारी जो कंट्री थी, ब्रिटेन हो गया, तो दे वेर नॉट वेरी पावरफुल ऑन देयर ओन. They became powerful after they indulged in colonialism. Okay, so once it started happening, decolonization started happening, United States started going above as a power. और यूएस क्या बन गया? एक सीनियर पार्टनर बन गया. यूनाइटेड स्टेट्स क्या बन गया? एक सीनियर पार्टनर बन गया. आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू आपको पता है सोवियत यूनियन के साथ, यूएसएसआर के साथ एक डिवीजन हो गया था. ऑल्दो दे फॉट, ध्यान से सुनना, यूएसएसआर के साथ उन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट हिटलर्स जर्मनी. वी विल कवर दैट इन वर्ल्ड वॉर टू. लेकिन आफ्टर हिटलर वाज डिफीटेड इन यूरोप, यूएसएसआर और यूएस लेड वेस्टर्न वर्ल्ड, इट बिकेम एनिमीज और एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो उसमें एक वेस्टर्न ब्लॉक था, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स वॉज द सीनियर पार्टनर, और जो यूके है और जो आपका फ्रांस है, इट बिकेम द जूनियर पार्टनर. अब यहां पर ध्यान से समझना कि यूके और फ्रांस जूनियर पार्टनर बन गए. तो आप सपोज अर्स्ट वाइल कोई पावरफुल प्लेयर होता है और अगर उसको तुम जूनियर पार्टनर बना दो, एग्जांपल के लिए सपोज कोई कोई प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है किसी कंपनी का, या सीईओ है, अगर वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय, तो उसको कैसा लगेगा? स्ट्रगल करेगा ना कि नहीं नहीं, मैं तो सीईओ था, अपनी कंपनी का सीईओ था, यहां पर मैं कैसे बन जाऊं एम्प्लॉय. उसी तरीके से ब्रिटिश और फ्रेंच जो है, दे ऑल्सो वांटेड, ठीक है, दे ऑल्सो वांटेड कि भाई मेरा दबदबा बना रहे. और दूसरी चीज क्या थी? व्हाट द सेकंड थिंग वाज दैट दे स्टिल हैड सम कॉलोनीज. ओके, दे स्टिल हैड सम कॉलोनीज इन एशिया. एशिया में कॉलोनीज थी. हांगकांग वाज अंडर द ब्रिटिश रूल उस समय. मले पेनिनसुला, पोस्ट वर्ल्ड वॉर दे स्ट्रगल्ड इन द मले पेनिनसुला, मलेशिया को होल्ड करने के लिए. एंड देयर वाज अ क्वेश्चन आल्सो इन जीएस1 germane to decolonization in Malay Peninsula. If you guys can go through that will be fantastic. Okay, एक बार अगर उसको पढ़ लोगे तो Malay Peninsula भी हम बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. So Malay Peninsula, Hong Kong, then the French were fighting in Indochina. Indochina आज किस नाम से जानते हैं? Can anyone tell me? After World War II, the French fought in the Indochina and that is known as Vietnam. Very good, Dhruv. Okay, तो वियतनाम में लड़ रहे थे. They were fighting. Hong Kong उनका एसेट था. ओके, देन मकाऊ वगैरह अब उनका एसेट था. देन वो जो ये होता है ना अभी भी कॉमनवेल्थ. ओके, कॉमनवेल्थ पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ. ईरान में कौन प्रेजेंट था? कोई बता सकता है? ईरान में प्रेजेंट था ब्रिटिश पेट्रोलियम. ओके, बीपी. बीपी वाज अ वेरी बिग प्लेयर. ठीक है. हाँ, मकाऊ पोर्चुगल, मकाऊ वाज द पोर्चुगीज, यस, पोर्चुगीज डिपेंडेंसी, बट इट वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर यूरोप. entire Europe was the junior partner. और उसके लिए ओके, मकाऊ was also a colony back then. Yes, correct. So सुएज क्राइसिस के समय आई थिंक देयर वाज अ प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड मुसद्देक. अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव रेड अबाउट पर्शियन हिस्ट्री, तो उस समय एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था मुसद्देक. मुसद्देक वाज अ प्रो प्रो पीपल्स प्राइम मिनिस्टर. तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे. लेकिन यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा दैट बेसिकली ये सुएज कैनाल क्यों इंपॉर्टेंट था. जो रिमेनिंग कॉलोनीज थी वहां पर बहुत भयानक स्ट्रगल चल रहा था. मले पेनिनसुला पे ब्रिटिश सोल्जर्स, दे वर स्ट्रगलिंग. इंडो चाइना में फ्रेंच सोल्जर्स, दे वर स्ट्रगलिंग. ओके, तो बेसिकली उनको एक पिवटल था, ये जो सुएज कैनाल था, दैट इट वाज पिवटल फॉर देम कि भाई सुएज कैनाल बना रहे. ठीक है.
नो, पहलवी इज डिफरेंट, पहलवी पूरा डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये बेसिकली मैप है सुएज क्राइसिस का। उसके मैं इसको रिविजिट करूंगा, ठीक है, मैं इसको रिविजिट करूंगा। अब आ जाओ, लेट अस टॉक अबाउट। तो ये जो नोट्स अब मिलेंगे आपको, इट विल बी वेरी 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 सिस्टमैटिक एंड टू द पॉइंट, कि पढ़ के आंसर लिख पाओ। ओके, थोड़ा सा इसमें भी मैंने चेंजेस किए हैं। तो लेट अस सी इसका जरा देखो। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू द वर्ल्ड सॉ अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पावर डायनामिक। पावर डायनामिक कौन सा शिफ्ट था? पावर डायनामिक में कौन सा शिफ्ट था? पावर डायनामिक में शिफ्ट था, मैंने बताया आपको, यूनाइटेड स्टेट्स इमर्ज्ड एज अ सीनियर पार्टनर इन द ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक सीनियर पार्टनर की तरह आगे बढ़ा। एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन इमर्ज्ड एज सुपर पावर्स लीडिंग टू अ ग्लोबल आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। इसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर। साइमल्टेनियसली मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका एंड एशिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो ये क्या था? डीकोलोनाइजेशन का जो वेव आया था। एंड पता है आपको किसने डीकोलोनाइजेशन किया था? डीकोलोनाइजेशन किसने किया था? who was behind decolonization? और इवन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया किसने प्रेशराइज किया था? द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। जो भी 1940s के आपने पढ़े हैं, अगस्त ऑफर, देन क्रिप्स मिशन, ये सारे किसके प्रेशर पे आए? ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर पे आया। यूके का बस चलता तो कभी हमें इंडिपेंडेंस नहीं देता। वी वर ऑलवेज द क्राउन जूल। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स के क्या पीछे रीजन क्या हो सकता है? जल्दी से मैं बताता हूं। देखो, एक मर्केंटाइलिज्म आपने सुना है? मर्केंटाइल एम्पायर या मर्केंटाइलिज्म। तो एक होता है कॉलोनीज बना के, कॉलोनीज बना के आप ये करो, अपना पावर बढ़ाओ। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स कॉलोनीज बनाने में विश्वास नहीं रखता, उसकी बहुत कम कॉलोनीज है। एग्जाम्पल के लिए गुआम है, ये आपका जो दिस थिंग हवाई है। ओके, छोटी छोटी कॉलोनीज है उसकी, ज्यादा बड़ी बड़ी कॉलोनीज नहीं है जैसे फ्रांस और यूके की होती है। व्हाट दे डू इज दैट मर्केंटाइलिज्म में, इसके पीछे इसका यूएस का क्या फायदा था डीकोलोनाइजेशन में? दैट बेसिकली जितने भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट बनेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स वाज अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बैक देन। इट हैड बिकम वन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद वो एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन गया था। फ्रिजेस, टेलीविजन्स, ये सारी चीजें बड़ी बड़ी मात्रा में बनाता था। एंड इट यूज टू एक्सपोर्ट इट टू ऑल दीज कंट्रीज। तो उसको चाहिए था कि डीकोलोनाइज हो, नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो और नई कंट्रीज मेरे लिए मार्केट बने, मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आए। ओके, सो ये जल्दी से मैंने बता दिया, विच वी आई विल कवर इन डिटेल इन द डीकोलोनाइजेशन क्लास। लेकिन इतना समझ में आ गया कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड। अब आ जाओ सुएज कैनाल पे। तो गैमल अब्देल नसीर, गैमल अब्देल नसीर जो था, ही वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। और कौन कौन था? तीन लीडर इंपॉर्टेंट थे। कैन यू नेम दो थ्री लीडर्स? गैमल अब्देल नसीर, टीटो एंड नेहरू। जोसेफ ब्रोस टीटो एंड नेहरू। ठीक है, सुकर्नो भी था, बट जो तीन मेन जिनको हम मानते हैं, ओके, उसमें नेहरू, टीटो और नसीर थे। ओके, तो बेसिकली नसीर वाज अ पैन अरेबियन, ओके, पैन अरेबियन आइडियोलॉजी थी उसकी, दैट ऑल द अरब कंट्रीज आर वन। ऑल द अरब कंट्रीज राइट फ्रॉम इराक। अरे अरेबियन बेल्ट कहां से स्टार्ट होता है? इराक से स्टार्ट होता है। और कहां तक जाता है आपका ये जो पूरा इजिप्ट हो गया, लिबिया हो गया। ओके, इट इज ऑल्सो सेड कि अल्जीरिया भी, दे स्पीक अरबिक, बट दे आर नॉट स्पेशली अरब। ओके, दे स्पीक अरबिक बट दे आर नॉट अरब एज सच। ओके, उनका अलग ट्राइब है, दे आर कॉल्ड बेरबर। बेरबर ट्राइब होता है। बेरबर लायंस आपने सुना होगा। तो उसी तरीके से बेरबर ट्राइब होता है। मोरक्को, मोरक्कन्स आर आल्सो नॉट टेक्निकली अरब्स, दे आर बेडुइन्स। ओके, तो उसके डिसेंडेंट्स है बेसिकली जो मोरक्कन्स है। सो ये जो है, लेकिन फिर भी उनको माना जाता है कि ऑल दी अरब कंट्रीज, ये मान लो अफ्रीका है। ओके, सपोज दिस इज अफ्रीका, जो नॉर्थ अफ्रीका है सऊदी से लेके इराक तक, दिस इंटायर थिंग, नॉर्थ अफ्रीका, लिबिया, इजिप्ट वगैरह, और ये जो आपकी कंट्रीज है, इसको पैन अरेबिया बोलते हैं। ओके, पैन अरबिक नेशनलिज्म। ओके, तो ये गमल अब्देल नसीर जो था, he was the president, okay, and he became the president, and he was a pan Arabic nationalist। और वो चाहता था कि अरेबियन जो कंट्रीज है वो अपने पैरों पे खड़े हो, जो कॉलोनियल हिस्ट्री है उसको पीछे छोड़ दें,
और अपने पैरों पे खड़े हो, सारे कंट्री एक यूनाइट हो जाए। तो उसने बहुत ऐसा चाहा कि ये पूरा जो अरेबियन वर्ल्ड है वो एक कंट्री में बन जाए और एक आइडियोलॉजी को फॉलो करे। ओके, सो ही वॉज अ वेरी कैरिज्मेटिक लीडर, बहुत उसको लोग चाहते थे। एंड ही नेशनलाइज द सुएज कैनाल इन 1956। अब नेशनलाइजेशन में क्या हुआ, दैट ही यूज सम लूप होल्स। जो अग्रीमेंट हुआ था ओरिजिनल 1869 में, इफ यू गाइज रिमेंबर, मैंने बताया था उस समय इजिप्ट का जो गवर्नमेंट था दैट वाज अंडर सम खलीफा, या एक तरीके से मोनार्की टाइप का था उस समय। तो नॉट एग्जैक्टली मोनार्की, बट समझ रहे हो, मतलब कोई इमाम टाइप का, सेमी इमाम टाइप का बंदा रूल करता था। सो उस समय जो अग्रीमेंट हुआ था दैट वाज बिटवीन कि भाई तुम कुछ परसेंट रखोगे, मैं कुछ परसेंट रखूंगा, और तुम कुछ परसेंट रखोगे। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में रूल लूप होल था दैट कि उस कॉन्ट्रैक्ट को इजिप्शियन गवर्नमेंट ओवरराइड कर सकती है बाय पेइंग अ कॉम्पनसेशन। मतलब फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनीज को एक कॉम्पनसेशन दे के दे कैन बाय ऑफ। ओके, तो वो लूप होल गैमल अब्देल नसीर ने यूज किया। ओके, आई थिंक गैमल अब्देल नसीर उसमें भी ही वाज पोर्ट्रेड इन दैट मूवी। क्या नाम है उसका, वो जो ये था बोरात वाला एक्टर का मूवी आया था अभी, द स्पाई। ओके, द स्पाई में आई थिंक देयर इज अ मूवी, और एक और मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे जिसमें उसका सन इन लॉ वाज इन्वॉल्व्ड। ओके, सो गैमल अब्देल नसीर ने क्या किया, सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। मतलब अब जो प्रॉफिट है सुएज कैनाल से, ऑल दी शिप्स दैट विल गो थ्रू दी सुएज कैनाल, उसका जो प्रॉफिट है, टैरिफ है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इजिप्शियन गवर्नमेंट। ओके, इट विल बी डन बाय इजिप्शियन गवर्नमेंट। ओके, नहीं मूवी है, नाम है उसका स्पाई, सीरीज है, सॉरी नॉट एग्जैक्टली मूवी, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है स्पाई, द स्पाई। ओके, this move was a symbol of national pride and economic independence, as the canal was a vital artery for global trade, particularly for transportation of oil. Oil क्यों important था? Because BP, British Petroleum, was very very active in countries like Kuwait, countries like Iraq. Okay, Iran, Iraq, Kuwait में बड़ा ही मेजर स्टेक था ब्रिटिश पेट्रोलियम का। अब यहाँ देखो, नासिर का पैन अरबिज्म एक एम था कि सारे अरब कंट्रीज यूनाइट हो जाएं, और उसके जो एक्शंस थे दे वेर क्लोजली वॉच्ड बाय द सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिल ईस्ट। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, यूएसएसआर जो है, ओके, यूएसएसआर उस समय किसके अंडर था, कैन एनीवन टेल मी? 1956 हु वाज द प्रीमियर ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक? नहीं, क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव। ओके, स्टालिन मर चुका था। 1956 इज वेरी, 1953 में ही मर गया था स्टालिन। ओके, सो क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव बिकेम द प्रीमियर, एंड बेसिकली निकिता क्रुश्चेव है, ही स्टार्टेड सेंडिंग मिग्स, आर्टिलरी, communication software to Egypt, and it was seen as a very big coup by the Arab nationalist, and they thought कि यार ये जो सोवियत वेपन्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट, जो सोवियत वेपन्स आ रहे हैं वो बेसिकली एक तरीके का विक्ट्री है हमारे लिए, बिकॉज अब हम इसराइल से लड़ पाएंगे। 1948 में जो हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ था इसराइल के साथ, जो हमने वॉर लड़ा था, उसमें हम ह्यूमिलिएट हो गए थे, लेकिन अब हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे वेपन्स मिल रहे हैं, मॉडर्न वेपन मिल रहे हैं। तो इसके चलते भी जो यूके है, फ्रांस है, इट बिकेम वेरी वेरी कंसर्न्ड। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है दैट यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक कुछ बोल नहीं रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स का रोल बाद में आएगा। ओके, एंग्लो फ्रेंच इंटरेस्ट क्या क्या थे? तो एंग्लो फ्रेंच इंटरेस्ट बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी था उनका, कॉलोनियल इंटरेस्ट भी, जो बचा कुचा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको सुएज कैनाल चाहिए था। कोर्स ऑफ द क्राइसिस, तो सबसे पहले जैसे ही नसीर ने बोला भाई ये मैं अब नेशनलाइज कर रहा हूं, द इन्वेजन स्टार्टेड। ये देखो इन्वेजन का मैप है, तो यूके, फ्रांस, ऑलराइट, एंड इसराइल, वो मिले थे। ध्यान से सुनना, एक बहुत ही एक सीक्रेट बात बताता हूँ, सीक्रेट इन द सेंस कि नॉर्मल प्रिपरेशन कोर्स में नहीं पता चलेगा आपको। ये तीनों कॉन्स्पिरेसी किया था इन्होंने, पेरिस के पास एक जगह है, ओके, शाल मैग्ने नाम है शायद उसका, बट जस्ट थिंक कि पेरिस के पास एक जगह है, नॉट एग्जैक्टली प्रोनाउंस में नहीं कर पा रहा, लेकिन पेरिस के पास एक जगह है, वहां पर ये तीनों मिले थे। कौन कौन तीनों? इसराइल मिले थे, फ्रांस मिले थे, और यूके के रिप्रेजेंटेटिव मिले थे।
ठीक है, एंड दे कॉन्स्पायर्ड कि जैसे ही नसीर डिक्लेयर करेगा, गैमेल अब्देल नसीर जैसे ही डिक्लेयर करेगा कि सुएज कैनाल इज नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द इजिप्शियन गवर्नमेंट, वी आर गोइंग टू अटैक, और हम क्या करेंगे, सुएज कैनाल को, ये पूरा एरिया जो है अपने लिए सीज कर लेंगे एंड वी विल कंट्रोल इट, ये पूरा जो एरिया है इसको हम कंट्रोल करेंगे। और ये कॉन्स्पिरेसी बोली जाती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन हुआ था नियर पेरिस बिना, और यहां पर एक ब्लंडर क्या था, व्हाट वाज द ब्लंडर, यूनाइटेड स्टेट्स को ना बताना, यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं बताना। Why did it Israel occupy Suez Canal in 6 day war? देखो उसको तो कर लिया था ना उन्होंने, सिनाई पेनिनसुला को कर लिया था, और सुएज कैनाल इज नॉट टेक्निकली इन द सिनाई सिनाई डेजर्ट। आप अगर देखोगे, चलो आपका आंसर बता देता हूं मैं क्या है, जो ये देखो मैप जरा ध्यान से देखो, सी द मैप हियर, इजिप्शियन जो इजिप्शियन डिफेंस था वो दो जगह था, दो जगह था, एक यहां पर था ऑन दिस फ्रंट, तो सुएज कैनाल देखो प्रॉपर इजिप्ट में है, इट्स नॉट ऑन दी सिनाई पेनिनसुला, और एक इजिप्शियन डिफेंस यहां पर होता है। तो जब 6 डे वॉर में इसराइल ने ओवरवेलम कर दिया ये वाला डिफेंस को, द इजिप्शियन डिफेंडर्स, द इजिप्शियन डिफेंस पोजीशन, इट रैन अवे एंड कंसोलिडेटेड ऑन दिस फ्रंट। इसराइल ये पूरा कैप्चर विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इसराइल कैप्चर्ड दिस इंटायर एरिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुएज कैनाल इज इन प्रॉपर इजिप्ट, ये पेनिनसुला के बाहर है, पेनिनसुला इज हियर एंड सुएज कैनाल इज 50-60 किलोमीटर्स टू द लेफ्ट, ऑलराइट। और ये पूरा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, और 1973 वॉर जो था सुएज के यहीं से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज दे हैड सोवियत आर्टिलरी एंड सोवियत एंटी एयरक्राफ्ट गन, तो दे स्टार्टेड पुशिंग द इजरायलीज यहीं से 1973 में। और 1966 में इजरायलीज ने क्या किया था, ये पूरा कैप्चर कर लिया था, बिकॉज ये पूरा डेजर्ट है, इट इज अ डेजर्ट, इट इज अ फ्लैट प्लेन बेसिकली। तो आप यहां पर अपना डिफेंसेस नहीं बना सकते, दो ही जगह डिफेंस बना सकते हो, जो इन्होंने किया था। जब एक डिफेंस टूट गया ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, तो वो दे हैड टू रन बैक एंड लीव द इंटायर पेनिनसुला फॉर इसराइल। तो मैं कल की क्लास में आपको बता रहा था, इफ यू परसों की क्लास में आई थिंक मैंने बता रहा था दैट इसराइल देखो इतना बड़ा सा है, छोटा सा इसराइल है, और 6 दिन के अंदर उसका साइज ट्रिपल हो गया था। अब समझ आया कैसे मैं बता रहा हूं, 6 दिन के अंदर साइज कैसे ट्रिपल हो गया था, बिकॉज ये पूरा डेजर्ट उन्होंने कैप्चर कर लिया था। नाउ इज दैट क्लियर व्हाई दे डिड नॉट ऑक्यूपाई द सुएज कैनाल इन 1967 इन्वेजन? सो अब इन्वेजन इन्वेड कर दिया, तो दे स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग, दे यूज देयर पोजिशन इन साइप्रस। साइप्रस में ब्रिटिश जो ब्रिटिश बेसेस थे, अभी भी बेसेस हैं, यू कैन फाइंड ब्रिटिश बेसेस इन साइप्रस, जहां से आइसिस पे अटैक करता है ब्रिटिश F-35 टोर्नेडो। अब क्या था बेसिकली, दे स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग, दे स्टार्टेड ट्रूपर्स जो थे, SAS सुना है आपने, SAS, SAS जो ब्रिटिश SAS है, दे स्टार्टेड कमिंग इन और इसको कैप्चर कर लिया, ये स्पेशल एयर सर्विस जो इसको कैप्चर कर लिया इस पूरे एरिया को, एंड अ लॉट ऑफ इजिप्शियन डाइड। The casualty among the British and the French and the Israeli were almost negligible, बहुत कम, 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे ही घायल हुए थे, और ज्यादा लोग मरे नहीं थे। But Egyptian hundreds and hundreds of Egyptian died in the initial bombardment। और यहाँ पर इजरायली ब्रिटिश एंड this French ships, they started bombarding positions, entire stretch में यहाँ पर इजरायली नेवी, ब्रिटिश नेवी और फ्रेंच नेवी ने यहाँ पर हरकत स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो विद इन वेरी फ्यू आवर्स मैसिव मिलिट्री विक्ट्री दे वर एबल टू अचीव। लेकिन इसका नाम क्या था, ऑपरेशन मस्कीटियर था, इसराइल यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस ने किया था। मैंने आपको बता दिया था पेरिस के पास उनकी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उसके तहत हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली दे लॉस्ट, दे वन मिलिटरली, जल्दी उन्होंने स्विफ्टली विद इन 6 to 7 आवर्स
they were able to capture large parts of Egypt, Egyptian coastline और सुएज कैनाल को। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हुई। पहली बात तो जो नसीर था, गैमल अब्दुल नसीर, he started he started mining। जो शिप्स थे खड़े थे सुएज कैनाल में, उनको जाके नीचे से उड़ाने लगा। ही गेव द ऑर्डर्स टू द इजिप्शियन कमांडोज एंड ही सेड कि गो कमांडोज एंड यू सिंक ऑल द शिप्स दैट आर देयर इन द सुएज कैनाल। उसको तुम जाके डुबा दो। क्यों? ताकि जो सुएज कैनाल है वो सालों तक, अगर ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच और इजरायली मेरा सुएज कैनाल चाहते हैं तो दे विल टेक इट विथ अ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। आई विल फॉलो अ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। मैं ऐसा कर दूंगा ये पूरे सुएज कैनाल को दैट दे वोंट बी एबल टू यूज इट फॉर द नेक्स्ट 1 decade। एंड व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग द इजिप्शियन कमांडोज, दे वेंट जो स्कूबा डाइव कर करके नीचे गए और डेप्थ चार्जेस लगा लगा के, माइंस लगा लगा के सारे जो शिप्स थे सुएज कैनाल में विच वेर वेटिंग, उनको डुबा दिया। उसके बाद यहां पर इसका आपको दिखेगा, दिस इज द मैप ऑफ सुएज कैनाल आफ्टर। ये देख रहे हो, ये सारी जो शिप्स है, ये सारे इन सबको डिसेबल कर दिया था। ऑल दीज शिप्स वेर डिसेबल्ड बाय द इजिप्शियन कमांडोज। उसके बाद क्या हुआ, दैट एक और चीज हुई, दैट गैमल अब्दुल नसीर ही बिकेम वेरी पॉपुलर। he became a figure of resistance against the fledgling colonial empire। और दूसरा क्या हुआ, जो पेरिस में कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें यूएस को ना शामिल करने का, नॉट इन्वॉल्विंग यूनाइटेड स्टेट्स इन द कॉन्स्पिरेसी ऑफ पेरिस, ये बड़ा ही भारी पड़ गया यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को। यूएस ने बोला उस समय, हु वाज द प्रेसिडेंट, कैन यू टेल मी हु वाज द प्रेसिडेंट? द नेम वाज आइजनहावर। Eisenhower was the commander in chief during the World War II, and then he became president in 1956 only. So then he said, okay, I think 1956 नहीं, थोड़ा और पहले बना था। He was running for his second, okay, yes, Dwight D. Eisenhower, right? He was running for his second term, okay, basically. तो उस समय आइजनहावर ने बोला कि हम ये नहीं चाहते हैं कि इजिप्ट हमारे हाथों से स्लिप कर जाए और यूएसएसआर के तरफ चला जाए। तो इसीलिए फ्रांस एंड यूके, सबसे पहली बात तो तुमने ब्लंडर क्या किया कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा। यू डिड नॉट टेल मी दैट यू आर प्लानिंग अ कॉन्स्पिरेसी लाइक दिस, ओके, एंड आई एम अ सीनियर पार्टनर। अब तुमको औकात बताने की तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए यू हैव टू विदड्रॉ। उसके बाद दूसरी चीज क्या हुई, दैट बेसिकली उनको एड देना था, एक डैम बनना था, आसवान डैम, ओके, आसवान डैम बनना था वहां पर, साउथ में बनना था, साउथ ऑफ इजिप्ट में, ओके। ये जो डैम बनना था उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स नेगोशिएट कर रहा था। इट वाज नेगोशिएटिंग विद गैमल अब्दुल नसीर कि मैं तुम्हें एड दूंगा, आई विल गिव यू एड, और तुमको मतलब तुम मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाओ, डोंट गो टू द यूएसएसआर इन्फ्लुएंस। बट यहाँ पर क्या हुआ, देरी हो गई इसमें, इस डैम के लिए देरी हो गई। एंड गैमल अब्दुल नसीर सेड कि भाई अब मैं क्या करूंगा, दैट मैं सुएज कैनाल को नेशनलाइज करूंगा, और नेशनलाइजेशन से जो प्रॉफिट्स आएगा, नेशनलाइजेशन से जो प्रॉफिट्स आएगा मैं उसको यूज करके वो डैम बनाऊंगा। तो आइजनहावर सेड कि अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, आप क्या करो, मैं ब्रिटेन और फ्रांस को तो मैं डांट देता हूँ, आई विल टेल देम टू विड्रॉ फ्रॉम व्हाटएवर हैज व्हाटएवर टेरिटरी दे हैव गेन्ड, आई विल टेल देम टू विड्रॉ। एक यूनाइटेड नेशंस का टास्क फोर्स आएगा, यूनाइटेड नेशंस का टास्क फोर्स आएगा विच विल पेट्रोल द एरिया। एंड in a few months time actually a United Nations task force came and they settled down in the area जहां पर ब्रिटेन फ्रांस ने इन्वेड करके ऑक्यूपाई किया था। तो ब्रिटिश एंड फ्रांस, ओके, ब्रिटिश और जो फ्रांस है, दे वांटेड टू टेक बैक द सुएज कैनाल, ओके, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। एक और चीज थी फ्रांस के लिए, What was the motivation of France? तो फ्रांस का मोटिवेशन भी था, उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन आफ्टर माथ समझ आ गया। एंड फाइनल आफ्टर माथ इज दैट गैमल अब्दुल नसीर became very popular and he remained the president till his death, or he remained the president of Egypt till he died, okay. So गैमल अब्दुल नसीर का बढ़ गया, he went into the USSR sphere of influence। फ्रांस और ब्रिटेन, they realized that they are the junior partners in the Western world and they are no more a relevant global player on their own। Relevancy खत्म हो गई थी।
ये था आफ्टर माथ। अब मैं फ्रांस के बारे में बात करता हूँ। फ्रांस का एक और लालच था। वो क्या था कि फ्रांस अल्जीरिया में एक वॉर लड़ रहा था। अल्जीरिया उसकी कॉलोनी थी, और गेमेल अब्देल नसीर जो था, जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट था, ही वॉज फंडिंग द अल्जीरियन रिबेल। अल्जीरिया कंट्री जानते हो ना? अल्जीरिया इज, ऐसे चार कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया और इजिप्ट। ओके, तो इजिप्ट के बगल में लिबिया है, लिबिया के बगल में अल्जीरिया है। तो ये जो पैन अरबिज्म था, उसके चक्कर में नसीर वॉज सेंडिंग आर्म्स एंड ट्रेनिंग टू द अल्जीरियन रिबेल्स। और फ्रांस जो है इट इट सेड कि यार मैं एक तीर से दो निशाने मारूंगा, मेरा इकोनॉमिक और कॉलोनियल इंटरेस्ट भी कवर हो जाएगा, और मैं नसीर को सबक भी सिखा दूंगा कि अल्जीरिया में तुमने जो बदमाशी की है। लेकिन जो दाव था वो उल्टा पड़ गया। अब यहां पर एक और चीज देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूं। आपने देखा है कि यूएस यूके हमारे अगेंस्ट हो जाए, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम हमारे अगेंस्ट हो जाए, लेकिन फ्रांस हमारे अगेंस्ट नहीं होता है। फ्रांस, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो इसराइल के साथ फ्रांस ने भी और रशिया ने, तीन कंट्री थे जिसने बोला था दैट इंडिया हैज अ राइट टू न्यूक्लियर आर्सनल। तो फ्रांस, आपको हमेशा से लगता है गड़बड़ी थोड़ी कि यार ये फ्रांस भी तो एंग्लोस्फीयर, मतलब एक वेस्टर्न स्फीयर का कंट्री है, एंड इट इज अ वेस्टर्न एलाई, तो इसका अलग क्यों रहता है? हमेशा पॉलिसी इसकी अलग क्यों रहती है? ऑकुस में भी देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी इसने काफी किया। आपको लगता है कभी, आपने सोचा जरूर होगा, इसका आंसर ये है, सुएज क्राइसिस। यहां पर है दैट फ्रांस वाज अ पार्टनर, अ वेरी गुड पार्टनर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट वाज अ पार्टनर ऑफ द एंग्लोस्फीयर, मतलब यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। लेकिन फ्रांस जो है आफ्टर 1956 क्राइसिस समझ गया दैट अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरी औकात ये नापते रहेंगे, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहूंगा तो ये बार बार मुझे याद दिलाते रहेंगे दैट आई एम अ जूनियर पार्टनर। सो आफ्टर द 1956 सुएज क्राइसिस, दे स्टार्टेड परसुइंग एन इंडिपेंडेंट, अ ग्रॉसली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। भले आज के डेट में दे हैव सम कॉमन इंटरेस्ट, लेकिन अगर आप देखोगे तो हमेशा से फ्रांस का जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट वाज टोटली डिफरेंट। जब क्राइमिया क्राइमिया रशिया ने कैप्चर किया था, तो उस समय दो हेलीकॉप्टर कैरियर्स फ्रांस वाज मेकिंग फॉर मिस्ट्रल क्लास, बोलते हैं इसको, मिस्ट्रल क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर फ्रांस वाज मेकिंग फॉर रशिया। एंड जब जो एंग्लोस्फीयर है, यूएस, यूके, ये सब ने सैंक्शन लगा दिया, तब भी फ्रांस मना कर रहा था, नहीं नहीं ये हेलीकॉप्टर कैरियर तो जाएगा रशिया के पास। इट वाज ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड अ लॉट ऑफ कैजोलिंग एंड अ लॉट ऑफ परसुएशन दैट फ्रांस फाइनली सेड कि ठीक है भाई, इजिप्ट तुम ले लो ये हेलीकॉप्टर कैरियर। इजिप्ट, मतलब उस समय जो इजिप्शियन सरकार थी उसने खरीद लिया। लेकिन फ्रांस की पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो हमेशा से डिफरेंट रही है। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। 1956 का जो क्राइसिस था, उसके बाद इनका जो एक तरीके का एक डाइवर्जन आ गया। ओके, फॉरेन पॉलिसी में टोटल डाइवर्जन आ गया। आई होप ये आपको सुएज क्राइसिस समझ आ गया होगा। एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज हैव, कहीं भी कंफ्यूजन है आपको अगर, तो आप मुझे बताओ। एनी क्वेश्चन? आपको ए टू जेड समझ आया तभी आगे बढ़ेंगे, आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है। इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन ऑन सुएज क्राइसिस, विल यू गाइज बी एबल टू नाउ राइट एन आंसर फ्रॉम ए टू जेड? वो मैं बोल रहा हूँ। Why was UK realized that now it has nothing to do, and now उसकी जो कॉलोनीज थी वो चली गई, और जो होम आइलैंड है, होम आइलैंड के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। All right, why United States doesn't want colony? Because it is a colony in itself. United States is a continent size country. उसके अंदर में सारे रॉ मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, इतना जगह है कि कितनी भी इंडस्ट्रीज लग सकती है। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम का जो होम कंट्री है, इट इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड, उसके पास सारे रॉ मटेरियल्स नहीं है। तो दे रियलाइज कि एक बार मेरी कॉलोनी चली गई, उसके बाद बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई ना। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, दे ऑलमोस्ट लॉस्ट टू हिटलर। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का मटेरियल सपोर्ट, लेंड लीज अग्रीमेंट बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का मटेरियल सपोर्ट नहीं आता, तो दे वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। ओके,
तो यूनाइटेड किंगडम रियलाइज कि मैं एंग्लोस्फेरिक कंट्री हूं, मेरा रेलेवेंस कम हो रहा है। लेकिन फ्रांस का कहना था यार मैं तो, चलो यूके तो एंग्लोस्फेयर कंट्री है, उसका कुछ तो स्टैंड होगा यूएस के साथ, मैं तो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री हूँ, फ्रैंकोफोन कंट्री हूँ, अगर मैं जूनियर पार्टनर जाके बन गया यूनाइटेड स्टेट्स का तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उसने आफ्टर द सुएज क्राइसिस एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करना शुरू कर दिया। एम आई क्लियर ऑन दैट? ऑलराइट। आपका अपना क्या स्टैंड था इस मैटर पे? अपना कुछ नहीं था यार, अपना 1956 इज लाइक नेहरू जी वाज बिजी। ओके, कैसे जाओ एन लाई को आके और माला वाला पहनाए और चाइना को बोले भाई तुम हमारे भाई हो और आओ आओ हमारे जितना भी हमारा लैंड है वो लूट लो आके। बेसिकली ये उनका कहना था। सो नथिंग 1956 में हम लोग, पता है एक था, एक चलो बता ही देता हूँ क्या करूँ। यूनाइटेड अरब, ओके, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूएआर करके था, उसमें सीरिया और इजिप्ट एक कंट्री बन गए थे ब्रीफली। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1958 आई थिंक टू 1963। ओके, 5 साल 4 साल ये कंट्री रहा था। उस समय यूएआर बन गया था, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। उसमें सीरिया और इजिप्ट दे ज्वाइन टुगेदर एंड बिकेम वन कंट्री, लेकिन फिर बाद में डिफरेंसेस आ गए तो दोनों ने डिवोर्स ले लिया। तो उस समय हम बहुत ही अच्छा रिलेशन था हमारा। और एक और बात आपको बताता हूँ, 1962 में जो चाइना वॉर था उसमें एक ही कंट्री थी जिसने ओपनली, एक ही कंट्री थी चाइना वॉर में जिसने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया था। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट कंट्री? ओनली वन कंट्री वाज देयर विच सपोर्टेड इंडिया ओपनली। नहीं, द आंसर इज यूएआर, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। इसी ने सिर्फ ओपन कंडेमनेशन दिया था। तो हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे यूएआर के साथ, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। और उस समय हम पैलेस्टीन इशू पे भी काफी वोकल थे, दैट इजराइल इज एन इलेजिटिमेट स्टेट एंड ऑल दैट। तो उस मामले में यूएआर हमारे साथ था। और आपको पता है पाकिस्तान का क्या स्टैंड था 1962 वॉर में? जस्ट फॉर योर ये, पाकिस्तान का क्या स्टैंड था? ओके, सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आई होप सभी को समझ आ गया होगा ये लेक्चर।